आज हम बंशीलाल बंशी की एक कहानी चासा की गहरी पड़ताल करेंगे। ये कहानी मंगरू नाम के एक किसान की है जो कह सकते हैं कि एक ताकतवर जमींदार के खिलाफ खड़ा होता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी कहानी के अंश हैं। तो हमारा मकसद है मंगरू के सफर को समझना, मतलब एक बंधुआ मजदूर से वो एक सामाजिक विद्रोह का प्रतीक कैसे बन गया। चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस सामाजिक असमानता और शोषण की है जो जमींदार और किसान के रिश्ते में अक्सर मौजूद होती है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी वो पूरे गांव में विद्रोह की आग लगा देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगरू के अकेलेपन से। वो अनाथ है और जब वो अपने पुश्तैनी गांव लौटता है तो उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। और ये बहुत जरूरी बात है, मतलब जिसके पास परिवार का सहारा नहीं, वो उस वक्त कितना कमजोर था। बहुत मुश्किल से पंचायत के बाद उसे रहने के लिए बस एक छोटी सी जमीन मिलती है। और यहीं पर मंगरू की जो बेबसी है वो उसे जमींदार का एक आसान शिकार बना देती है। गुजारे के लिए वो जमींदार के यहाँ काम शुरू करता है। पहले मवेशी चराने वाला यानी गोरखिया का काम, और फिर अपनी मेहनत से वो एक भरोसेमंद नौकर मुनिस बन जाता है। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जमींदार मंगरू से कहता है कि भाई तुम्हारी जमीन तो बेकार पड़ी है, हाँ, क्यों ना वो तुम मुझे दे दो। और वादा भी करता है। हाँ, जमींदार वादा करता है कि वो अपने हल, बैल और अपने खर्चे से खेती करेगा और मंगरू को भी कुछ हिस्सा देगा। दिलचस्प बात यह है कि जमींदार इसे एक मदद की तरह पेश करता है, लेकिन ये असल में एक जाल है। बिल्कुल, मंगरू की सारी फसल जमींदार के घर जाने लगती है और धीरे धीरे मंगरू पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाता है। उसकी अपनी जमीन पर ही उसकी जिंदगी एक तरह से जमींदार की बंधक बन जाती है। और कई साल बीत जाते हैं। हाँ, कई साल। मंगरू की शादी कर्मी से हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अब परिवार बढ़ गया है और जमींदार के यहाँ काम करके गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहीं पर उसकी पत्नी कर्मी एक बहुत ही अहम सवाल उठाती है। वो मंगरू से कहती है, अपनी जमीन होते हुए भी हम दूसरों के लिए मेहनत करके जमींदार का भंडार भर रहे हैं। हमारी जिंदगी भी तो उसी के पास गिरवी है। क्या तुम्हें अपनी जमीन पर खुद खेती करने का मन नहीं करता? ये सवाल बहुत अहम है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कर्मी यहाँ सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वो उसकी चेतना है। बिल्कुल, वो मंगरू की चेतना है। वो उसे उसकी असली ताकत और उसके अधिकारों का एहसास कराती है। वो उस बदलाव की सूत्रधार बनती है। असल में पत्नी की बातों से मंगरू को हिम्मत मिलती है। वो जमींदार के पास जाकर कहता है कि इस साल वो अपनी जमीन पर खुद खेती करेगा। और ये बहुत बड़ा कदम था उसके लिए। हाँ, बहुत बड़ा। जमींदार ऊपर से तो मान जाता है, लेकिन उसे उसके कर्ज की याद दिलाता है। धमकाता है एक तरह से। हाँ, कहता है कि वो बीच फसल में ही अपना सारा हिसाब चुकता कर लेगा। मंगरू और कर्मी बहुत खुश होते हैं। वो अपने बड़े बेटे को स्कूल भेजने के सपने देखने लगते हैं। और मंगरू एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है। क्या? वो कहता है, मैं तो जिंदगी भर अनपढ़ रहा, पर मेरा बेटा पढ़ेगा तो लोग उसे काना नहीं कहेंगे। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मंगरू बैल खरीदने के लिए बाजार जाने की तैयारी करता है, उसे खबर मिलती है कि उसकी सास बहुत बीमार है और उसे परिवार के साथ अपने ससुराल जाना पड़ता है, जहाँ उसकी सास की मौत हो जाती है। 13वें के भोज में उसकी सारी जमा पूंजी सब खर्च हो जाती है। ये दिखाता है कि गरीबी में एक भी हादसा इंसान को कितना पीछे धकेल सकता है। सही बात है। और मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। गांव वापस आने पर उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ जाता है और जो बचे खुचे पैसे थे वो भी इलाज में खत्म हो जाते हैं। मंगरू अब पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर है। वो निराश होकर बैठ जाता है, जबकि बारिश का मौसम आ चुका है और बाकी सब अपने खेतों में हल चलाने लगे हैं। हाँ, यही कहानी का सबसे भावुक पल आता है। मंगरू की पत्नी कर्मी, वो अपने शादी के सारे गहने एक पोटली में लाकर उसे देती है और कहती है, इन्हें बेचकर बैल ले आओ। मंगरू शर्म के मारे मना कर देता है, लेकिन कर्मी उसे समझाती है। वो कहती है, अगर पति पत्नी सुख दुख में काम ना आए तो कब आएंगे? इससे एक जरूरी सवाल उठता है। ये सिर्फ गहने नहीं थे। नहीं, ये उनकी आजादी को खरीदने की आखिरी कोशिश थी। ये एक स्त्री का अपने परिवार के भविष्य के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। मंगरू गहने बेचकर बैल ले आता है और जी जान से मेहनत करता है। और फसल बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी। उसका खलियान धान से भर जाता है। और ठीक उसी वक्त जमींदार का आदमी उसे बुलाने आता है।
मंगरू काम में व्यस्त होने के कारण अगले दिन आने को कहता है। और ये जमींदार की सोची समझी साजिश थी। वो मंगरू की आजादी, उसकी सफलता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था उसका मकसद था मंगरू की हिम्मत को तोड़ना और उसे वापस अपना गुलाम बनाना। उस शाम जब मंगरू और कर्मी धान की पहली खेप घर रखने जाते हैं तो लौटते वक्त देखते हैं कि उनके पूरे खलिहान में आग लगी हुई है। उनकी साल भर की मेहनत सब जलकर राख हो रही है। भागते हुए मंगरू जमींदार के उसी आदमी को दीवार फांदकर भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। हाँ, और कर्मी की चीख पुकार सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पकड़े जाने पर वो आदमी कबूल कर लेता है। वो मान जाता है कि उसने जमींदार के कहने पर आग लगाई थी। और जैसे ही जमींदार का नाम सामने आता है, गांव वालों का गुस्सा भड़क उठता है। ये आग जो मंगरू को बर्बाद करने के लिए लगाई गई थी, अब पूरे गांव में विद्रोह की आग बन जाती है। एक व्यक्ति का संघर्ष अब पूरे समाज का संघर्ष बन जाता है। सारा गांव जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार तो साफ मुकर जाता है। हाँ, हमेशा की तरह। तब गांव वाले मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि आज से कोई भी जमींदार के खेतों में काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा फैसला था। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जिन किसानों की जमीन उसने हड़पी है वो सब अपनी अपनी जमीन पर खुद खेती करेंगे। और उनका नारा था, जो काम करेगा वही उस खेत का अन्न खाएगा। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये सिर्फ जमींदार का बहिष्कार नहीं है, बल्कि एक नए, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना है। और कहानी के अंत में कर्मी भी आगे बढ़कर कहती है, हाँ, ये बहुत जरूरी मोड़ है। वो कहती है कि इस लड़ाई में औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी और वो गांव-गांव जाकर सभी औरतों को शोषण के खिलाफ जगाएंगी। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना गहरा और समावेशी है। सही बात है। कहानी सिर्फ गुस्से पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक ठोस योजना और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद पर खत्म होती है। और अगले साल गांव में कोई किसी का नौकर नहीं रहता, सब खुद के चासा यानी किसान बन जाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? चासा सिर्फ जमीन की लड़ाई की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मंगरू के आत्मसम्मान की लड़ाई है, कर्मी के साहस की कहानी है और एक पूरे समुदाय के जागने की कहानी है। इसने हमें दिखाया कि शोषण तब तक ही चलता है जब तक उसे चुपचाप सहा जाता है। बिल्कुल। जब लोग और खासकर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा जुल्म भी खत्म हो सकता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हाँ, गांव वालों ने अपना अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन जिस व्यवस्था ने उस जमींदार को बनाया वो तो अभी भी मौजूद है। तो सोचने वाली बात यह है कि अधिकार हासिल कर लेना एक बात है, पर उसे हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक समाज को लगातार क्या करते रहना पड़ता है।